नमस्कार दोस्तों। जब गांधी की फोटो हटाई जाए, जब नेहरू को अपमानित किया जाए और जब झूठ बोला जाए, जब देश की सुरक्षा की बात आए, देश के साथ धंधे की बात आए और देश की समृद्धि की बात आए, देश की अर्थव्यवस्था की बात आए, तो हम कहां खड़े हैं? हमें किससे नफरत है और क्या सच है? किसको नफरत है? निश्चित रूप से इस देश के अंदर दो विचारधारा है। एक गोडसे की विचारधारा, एक गांधी नेहरू की विचारधारा। गोडसे की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। वह विचारधारा जो दूसरे को खत्म कर देना चाहती है, और गांधी नेहरू की विचारधारा जो सबको जोड़ के चलने का प्रयास करती है, वो आरएसएस और गोडसे को भी खत्म नहीं करती। वो उनको भी कहती है आप सुधर जाओ, हमारे साथ आओ। यह अंतर है। मैं धन्यवाद दूंगा दिल्ली में दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। आप कहेंगे मैं उन्हें क्यों धन्यवाद दे रहा हूं? निश्चित रूप से उन्होंने अतीत में जो किया है, जो कहा है, उसको मैं किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि वो एक गलती सुधार रही हैं या कहें एक अपराध को खत्म कर रही हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि उन्हें सलाम करता हूं। आप कहेंगे वो क्या है? उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को जो मुख्यमंत्री के दफ्तर से हटा दी गई थी, उसे उस सम्मानजनक स्थान पर पुनः लगा दिया है, स्थापित कर दिया है। ये गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं, और इन्होंने भी गांधी का अपमान नहीं किया। गांधी का जो अपमान किया था उसे सुधारने का काम किया। लेकिन जो कह के आए थे, गांधी के नाम पर आंदोलन शुरू किया था, अन्ना आंदोलन, कि ये आज का गांधी है, और वही जब मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठते हैं तो गांधी की फोटो हटा देते हैं। लेकिन जब कष्ट आता है तो पहुंच जाते हैं गांधी की समाधि पर धरना देने, मौन साधने। तो साहब, जो गांधी से इतनी नफरत करते हैं कि उनकी फोटो हटा देते हैं, राष्ट्रपिता की हटा देते हैं, तब आप सोचिए, तो मैं ऐसी स्थिति में क्यों ना भाजपा की उस मुख्यमंत्री को सलाम करूं कि कम से कम उसने गोडसे की विचारधारा के होते हुए भी यह कदम उठाया, भले ही मुंह में राम बगल में छुरी हो। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी यह कुकर्म करती है, तो मैं उसे कैसे सही ठहरा? मैं ये बार बार बताता रहा हूं कि असल में ये ओरिजिनल वाले संघी है। ये वो संघी हैं जो खत्म करते हैं छुपे हुए आस्तीन के सांप। और यह बात साबित हो रही, और ये यही नहीं साबित हो, ये पंजाब में भी साबित हो रही है। पंजाब में आरएसएस के साथ मिलकर के अब इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। वहां पर आरएसएस का इन्हें साथ मिल रहा है, और ये आज से नहीं मिल रहा है, ये 2017 से मिलना शुरू हुआ था। और अब उनका एक ही प्रायोजन है, या कहें 2014 से मिलना शुरू हुआ, जब लोकसभा चुनाव में ये हो, 2017 में वो उग्र हुआ, और इसके बूते उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के अपने सपने को साकार करने का काम किया। अब अरविंद केजरीवाल के लिए मैं बार बार बताता रहा हूं, ये बगैर कुर्सी के नहीं रह सकता है। तो अब वो पंजाब के जरिए एक कुर्सी पाना चाहता है, उसके लिए पूरी साजिश हो रही है, और अब तमाम साजिशों के खुलासे हो रहे हैं। गांधी अपनी जगह तो आ गए, लेकिन यह भी पता चल गया कि जो विभाग नहीं थे उनके मंत्री भी ये बनाए हुए थे। सारे खेल ये, और किस तरीके से मैं बार बार सालों से बताता आ रहा हूं कि इन्होंने आतंकियों का सहारा लेकर के किस किस तरीके से क्या सत्ता बनाई। बहरहाल उस पर आज डेप्थ में नहीं जाऊंगा।
बात देश की हो रही है और देश पर करूंगा। माय फ्रेंड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। तो वो माय फ्रेंड ट्रम्प भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देता है। वो कहता है इन्हें नहीं हम काम करने देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से दुनिया की मार्केट को तय करना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि उसके आगे चू कर सके। उसने जो चाहा मनमाना कहा। यूएस एड को लेकर के जो उसने कहा कि कैसे $21 मिलियन उसने नरेंद्र मोदी के लिए भारत भेजे। और मैंने आपको बताया था किस तरह से नरेंद्र मोदी हेनरी किसिंजर के साथ मिलकर के पूरे उस साजिश का हिस्सा था। ये वही हेनरी किसिंजर है जिसने चाइना को कहा था, अमेरिका के प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी एडवाइजर रहते हुए, विदेश सचिव रहते हुए, उसने कहा था आप भारत पर आक्रमण कर दो, हम आपका साथ देंगे। यह 1971 की बात है, जब भारत पाकिस्तान से युद्ध में जूझ रहा था। उस वक्त वो भारत पर आक्रमण कराना चाह रहा था। नरेंद्र मोदी उसी के बनाए उस अभियान के तहत ट्रेनिंग लेने गए थे, उसी सीआईए की पोषित उस संस्थाओं से। और जिस जिस तरीके से खेल किए गए वहां पर, जिस तरह से खेल होते थे, तो वहां अब उन्हें भारत को अपमान करने, भारत को नीचा दिखाने का काम सौंपा गया है। और नरेंद्र मोदी सरेआम यह स्वीकार कर लेते हैं जब नरेंद्र मोदी के मुंह पर वो ब्रिक्स देशों को गाली देता है, न जाने क्या क्या कहता है। हम भी ब्रिक्स देश का हिस्सा है। ये ब्रिक्स देश का जो पूरा संगठन बनाने का काम किया था पैरेलल, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था और अमेरिका को डाउन लेके आ गए। हम बराबरी के स्तर पर बात करते थे। आज हमारी ये स्थिति है कि इस तरीके से ऊंचे नीचे का अंतर है। जो हालात हैं वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और ऐसे में क्या हो रहा है? ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था, जिसको लेके बार बार राहुल गांधी सचेत करते रहे, बार बार बताते रहे कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, और एक दिन आएगा जब इस देश के लोगों के पैसे लूट लेंगे। कैसे लूट लेंगे आप कहेंगे? क्योंकि वो शेयर मार्केट एकदम से ऊपर चढ़ाएंगे और आप अपने पैसे लगाने लगोगे, और जब बहुत भारी पैसा आपका लग जाएगा तो वो अपना प्रॉफिट गेन करके उस प्रॉफिट रेट में लेकर के निकल लेंगे, आपको डूबने के लिए कर देंगे। इधर अर्थव्यवस्था में भारत की जो कंपनियां हैं वो बेचने का काम शुरू हो जाएगा, और वो धीरे धीरे कुछ अडानी को, कुछ अंबानी को, कुछ और पूंजीपति मित्रों को सौंप दी जाएंगी, हर क्षेत्र सौंप दिया जाएगा। जब उन्होंने बताया था तब आपको लग रहा था पता नहीं क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एमफिल है। सारी चीजों को समझते हैं, वैश्विक समझते हैं, अर्थशास्त्र और तमाम चीजों का उन्हें बहुत बेहतरीन ज्ञान है। ऐसी स्थिति में उन्होंने आपको सचेत किया, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा था, आना भी नहीं था। दिमाग में जब गोबर भर गया हो तो कैसे आएगा? समस्या यहां। तो अब वो सामने आने लगा है। हर महीने 90,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ रुपया निकाल लिया जा रहा है। और बीते कुछ समय में 11 साल में सबसे बुरी स्थिति में आज अर्थव्यवस्था है भारत। जब इतनी बुरी अर्थव्यवस्था आ गई हो, इतनी बुरी तरीके से मार्केट क्रैश कर गई हो, और तमाम तरह के खतरे खड़े हो, देश की सुरक्षा खतरे में आ गई हो, तब आप क्या कहें? आज करीब 1 लाख करोड़ रुपया का नुकसान करा चुके हैं नरेंद्र मोदी 1 साल के भीतर। और जिस तरीके से खेल कर करके किया गया है, बार बार मार्केट को गिराया गया, फिर थोड़ा सा उठाया गया, फिर गिराया गया, और इस तरह से जो खेल करके किया गया, उसका नतीजा है लूटे पीटे आपका पैसा गया, बड़ों ने तो अपना निकाल लिया। यही मोडस ऑपरेंडी होता है। तो इस खेल में आपको फंसाया गया। इसके बाद देश को कैसे असुरक्षित किया गया? चाइना ने हमारे देश की 6,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। उधर नेपाल जैसा देश चीन के साए पे आकर के हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा। उधर आप चले जाइए,
भूटान और हमसे खिंचे हुए हैं, श्रीलंका हमसे बहुत खिंचा हुआ है, बांग्लादेश की यह स्थिति हो गई कि जो कांग्रेस की सरकार के दौरान इंदिरा गांधी ने वह कोशिश की थी, भारत वह काम कर रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ ना आने पाए, उन्हें तोड़ के रखा जाए। आज वो एक साथ आ गए हैं और उनमें व्यापार समझौता शुरू हो गया है, जो हमने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया था। इसी तरह हमने चीन और पाकिस्तान को दूर रखा था अपनी कूटनीति से, आज वो भी एक साथ आ गए और उधर चीन और श्रीलंका एक साथ आ गए, मालदीव एक साथ आ गए। इसी तरीके से तमाम ऐसे देश जो हमारे आगे पीछे होते थे, आज वो चाइना के साथ। हमारे प्रधानमंत्री को सुध नहीं है, विदेश मंत्री कहता है चाइना बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम क्या कर सकते हैं। और जब ये हालात हो तो आपके लिए चिंता करना बनता है, क्योंकि देश है, हमारा देश है। इनको दर्द इसलिए नहीं होगा क्योंकि ना इनका देश की आजादी में योगदान है, ना इस देश को बनाने में योगदान है। इनका योगदान सिर्फ बेचने में है और गद्दारी करने में, मुखबिरी करने में। हमारे चाहे भगत सिंह हो, उनके खिलाफ गवाही देने वाले संगी थे, फांसी दिलाई, और चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, उनके लिए मुखबिरी करके उनको इनकाउंटर कराने वाले संगी थे। तो ये सारे वो लोग हैं, इसी तरीके से गांधी जी की हत्या कराने वाले ये लोग। तो आपको तो ये फंसाते हैं कुंभ के नाम पे, धर्म के नाम पे, दूसरे नामों से, जबकि ये नहीं बताते कि जब कुंभ शुरू हुए थे और उनमें किस तरीके से साधु संतों को प्रथम स्नान हो और सब कुछ करने का हो, इसकी व्यवस्था, शाही स्नान की व्यवस्था मुगल शासन काल में पहली बार हुई थी। और वहां के सारे घाट उस समय में मुगल बादशाह ने बनवाए थे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह महाकुंभ की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पर यह इतिहास लिखा हुआ है, दर्ज। योगी सरकार, मोदी सरकार की ही वेबसाइट पे, क्योंकि इतिहास आप मिटा नहीं सकते, बदलते रहिए, किताबें बदल दीजिए, कुछ बदल दीजिए, तथ्य बदले नहीं जा सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। आपका गद्दारी का इतिहास था तो वही रहेगा, कांग्रेस का देश के लिए मरने मिटने बलिदान करने का इतिहास था तो वो रहेगा, वो नहीं बदला जा सकता। 7,34,000 कांग्रेसियों ने इस देश के लिए शहीद हुए, और जो वो शहीद हुए वो कभी भूले नहीं जा सकते। राजीव गांधी इस देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी शहीद हुई, तो उन्हें भूला नहीं जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आखिरी दिन जीवन के रात 12 बजे तक सरकारी काम निपटाते रहे और सुबह कुछ घंटे में वो इस दुनिया से चले गए। यानी आप इससे समझ लीजिए कि कितनी शालीन और सभ्य मौत उनको नसीब हुई। वो कहीं घिसटे नहीं, कहीं वो नहीं हुए, क्योंकि अच्छे लोग ऐसे ही जाते हैं। गांधी एक झटके में चले, कोई तकलीफ नहीं। तो ये लोग घिसटते हैं क्योंकि इन्होंने वह कुकर्म किया है, चाहे जिसका आप नाम ले लीजिए। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी 10 साल किस तरीके से घिसटे, आडवाणी किस तरह से घिसट रहे हैं, और इसी तरीके से तमाम सारे आज जो हालत है उन्हें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन सब के कारणों से ही इस देश के तमाम निर्दोष लोगों को मौत का मुंह देखना पड़ता है। बहरहाल फिर से आता हूं, तो अब पाकिस्तान ने हमारे बाड़मेर के सीमा पर, वहां पर तमाम वो निर्माण शुरू कर दिए, तमाम चीजें बना ली हैं जहां पर प्रतिबंधित था। हमारी सरकार कुछ कर नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही। उधर बांग्लादेश हमें ताकीद कर रहा है। हमारे विदेश मंत्री जब उससे बात करते हैं तो वो कहता है हमारे यहां अल्पसंख्यक उतने ही सुरक्षित है जितने यहां आपके अल्पसंख्यक सुरक्षित है। यानी वो हमें हमारी उससे कर रहा है जो हम कर्म कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात, जिस तरीके से हमारे यहां अन्याय हो रहा है मुस्लिम समुदाय के साथ या ईसाई समुदाय के साथ, सिख समुदाय के साथ, उसी तरीके से वहां पर हो रहा है
हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, जो भी है वहां। लेकिन आज हमारी बोलने की हिम्मत नहीं, क्यों? हम निष्पक्ष नहीं है, यही समस्या है। और इसलिए आज हम इस स्थिति में, हमारा भी व्यापार प्रभावित है और तमाम नुकसान हो रहे हैं। बांग्लादेश अपना काम कर रहा है और वहां से करके वो अपने जो रेडीमेड के और दूसरे काम करता है, उससे उसकी चीजें दुनिया में जा रही हैं। मैं जो टी शर्ट पहने हूं, इत्तेफाक से बांग्लादेश में बनती है अमेरिकन मॉडल। अब आप सोचिए, अमेरिकन प्रोडक्ट वहां बन करके जा रहा है और वहां से आ रहा है, इंडिया में महंगा बिक रहा है। यहां क्या हो रहा है? यहां हम टेस्ला लेने के लिए, जिस पर 110% टैरिफ था, हम ट्रंप के आगे झुक करके उस पर 15% टैरिफ कर देते। 110% था, 15% कर देते। भारत को हमने गिरवी रख दिया है। इस दशा में हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। लेकिन ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि 37% वाला नरेंद्र मोदी इसलिए सत्ता में बैठा है क्योंकि आपने तमाम आम आदमी पार्टी और दूसरी छोटी छोटी सी जो ये निकल के आए, इनमें वोट बांट दिया। और इस वोट के बंटने से क्या हुआ? वह संघी ताकतें जिन्हें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मदद करती हैं, वो आ गए और कांग्रेस कमजोर पड़ गई क्योंकि मुकाबला करने वाला उतना मजबूत नहीं रह गया। राहुल गांधी अकेले लड़ रहा है, सच के लिए बोल रहा है, चाहे वहां का व्यक्ति वोट दे न दे, असम में हो या गुजरात में हो या कहीं पर भी हो। तब आता है गुजरात मॉडल चिल्लाने वालों से पूछिए ना। गुजरात को 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बना दिया। साहब, फैसला आपको करना है कि देश को क्या चाहिए। न देश में बेटियां सुरक्षित, ना धन सुरक्षित, ना कुछ और सुरक्षित। आप देखिए, एक लड़की आती है बंगाल से बिहार को, इवेंट मैनेजर थी, एक कार्यक्रम के लिए अपनी टीम के साथ आ रही थी। सोहदे उसका पीछा करते हैं और जिस तरीके से उसके साथ करते हैं, वो बचाव में गाड़ी, उसका ड्राइवर जिस भगाता है और अंततः डिवाइडर से टकरा के गाड़ी पलटती है और मर जाती। यानी कोई सुरक्षित नहीं, ना सड़क पे, न कहीं और। किलोमीटरों, सैकड़ों किलोमीटर तक लोग पीछा कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। क्या हो गया? कौन सुरक्षित? फैसला आपको करना है कि आपको किसके साथ खड़ा होना है, क्योंकि राहुल गांधी आपको राह दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं। आपको देखना है कि आपको कहां जाना है। जय